जी। तो अभी हमें स्टार्ट करना मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हमको देखना है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ये सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है आज की डेट में, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। हेलो, मेरी आवाज आ रही बच्चे? हाँ सर। हाँ सर। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो है इट वाज गिवन बाय माइकलिस एंड मेंटन। According to this, enzyme plus substrate form a transition state that is known as enzyme substrate complex, ठीक है। और यह एंजाइम सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और फिर इसके बाद एंजाइम जब सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में, ठीक है। और प्रोडक्ट बाहर हो जाता है फिर, और एंजाइम अपना अलग हो जाता है। तो ये लिखते हैं पहला एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी किसमें दिया? गिवन बाय माइकलिस एंड मेंटन। इन्हीं के नाम पे माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। जो केएम हम पढ़ते हैं वो इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे है, ओके। और सिंपल सी चीजें यहाँ पे बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है। एंजाइम के लिए हम ई सेलेक्ट कर रहे हैं, सबस्ट्रेट के लिए हम एस, ठीक है। और ये बनाएंगे क्या? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपका किस पे चेंज हो जाएगा फिर? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स पे। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा फिर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट अपने अलग अलग हो जाएंगे। एंजाइम प्लस प्रोडक्ट अपने अलग अलग हो जाएंगे। तो ये इस जो है क्या कहते हैं, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, ये वाला बेसिकली हमारा मेन फोकस ये है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। कल वाला अगर पिक्चर देखे हमने जो वैसे ऐसे करके एक ग्राफ बनाया था, तो उस ग्राफ में मैंने बोला था कि अगर सपोज कर लो ये पोटेंशियल एनर्जी है कुछ उनकी अपनी, आप मिला भी सकते हो आगे चल के, पर इतना बड़ा ग्राफ तो हमने बनाया नहीं है तो इसी वजह से इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। ये जो स्टेट है ये वाला, यही है क्या? एंजाइम सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स प्लस ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इधर एनर्जी स्केल है और इधर क्या है? टाइम। तो ट्रांजिशन स्टेट मतलब किसी भी जो है क्या कहते हैं रिएक्टेंट को, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं उनको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक डेफिनेट या एक थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो अगर जो जो मॉलिक्यूल्स इस थ्रेशोल्ड लेवल को फाइंड आउट कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच जाते हैं, तो वो बेसिकली प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी है।
इसके बाद इससे पहले दो और थ्योरी आई, एक है लॉक एंड की हाइपोथेसिस और दूसरी है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तो उनको भी देखते हैं, इसको कॉपी कर लो आप। यहाँ पे एक और चीज लिख दो कि जो ट्रांजिशन स्टेट है दिस इज अनस्टेबल। अनस्टेबल है तभी वो प्रोडक्ट में चेंज हो रही है। अगर स्टेबल होता तो ये कभी प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं होता। ठीक है। और ये भी है कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। ठीक है, बहुत बहुत कम टाइम के लिए। आप इसको बोल सकते हो कि ये हाइपोथेटिकल है, ये भी पर हाइपोथेटिकल तो नहीं है, वो बनता है पर बहुत ही कम टाइम के लिए। तो अब आगे चलते हैं दूसरी लॉक एंड की हाइपोथेसिस पे। लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय एमएल फिशर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? एमएल फिशर। गिवन बाय एमएल 1894 पे 1894 एमएल फिशर ने दिया इस हाइपोथेसिस का। अब इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट हैं, अच्छा मैंने अभी एक्टिव साइट डिफाइन नहीं किया है, वैसे बता दिया था ना मैंने कि एक्टिव साइट क्या है, कि दीज आर द साइट्स और दीज आर द प्लेसेस। प्लेसेस कहना गलत हो जाएगा क्योंकि एंजाइम में बहुत छोटा सा वो है। ठीक है, तो आप यही बोल सकते हो कि दीज आर द साइट वेयर कैटालिसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एक्टिव साइट। तो अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस, according to this hypothesis, इस hypothesis के according active sites are static. Active sites क्या है? स्टैटिक मतलब इनमें कोई चेंज नहीं होता। स्टैटिक बोल दो या सीधे बोल दो रिजिड स्ट्रक्चर है, इनमें कोई चेंज नहीं होता, ये जैसे हैं वैसे ही है। और तभी इसका नाम देखो लॉक एंड की हाइपोथेसिस रखा गया है कि मतलब सबस्ट्रेट का अपना शेप है, एक्टिव साइट्स का अपना शेप है। अगर ये एक दूसरे के साथ में फिट बैठ गए तब तो कैटालिसिस होगी, और नहीं फिट बैठे, उनका स्ट्रक्चर कॉम्पेटिबल नहीं हुआ, तो वो बेसिकली क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्जन, कैटालिसिस रिएक्शन नहीं होगी। तो ध्यान में रखना कि जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस है वो कहती है कि जो एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम्स के, these are the static structure, these are the rigid structure. Okay, and second ये है कि this hypothesis is supported by, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, this is supported by competitive inhibition. एंजाइम में जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होता है, एंजाइम में जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होता है वो बेसिकली इस हाइपोथेसिस को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस द एक्टिव साइट्स आर स्टैटिक। ठीक है, ये लॉक एंड की टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट के बीच में, सॉरी सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स के बीच में। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने पिछले दिन भी एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर बनाया था एंजाइम का,
ये मान लो कि आपका ये क्या है, दिस इज एंजाइम, और ये जो स्ट्रक्चर बना है ये क्या है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। अब प्रोडक्ट मतलब कन्वर्जन होने के लिए सबस्ट्रेट को इस एक्टिव साइट की कॉम्पिटेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये मैंने बना दिया। ये है आपका क्या, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद आगे ये बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। कुछ तो स्ट्रक्चर में चेंज आया होगा, ठीक है, तब जाके ये आपका एंजाइम बिल्कुल वैसा ही रहेगा, एंजाइम बिल्कुल वैसा ही रहेगा, और आपका प्रोडक्ट बेसिकली इससे सेपरेट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट है, ये एंजाइम, ठीक है, ये आपका अलग हो गया। तो ये बना इस तरह से कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट। ये आपके इमेजिनेशन के लिए है, ऐसा कुछ होता नहीं, मतलब ऐसा कुछ दिखता नहीं है, वो तो समहाउ ऐसे ही कंपेटिबिलिटी होती है ताकि आपकी इमेजिनेशन क्लियर हो गया जाए, इस वजह से इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप किए गए, ठीक है। आप इसमें लिखना चाहो तो लिख लो कि ये आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है और ये आपका एंजाइम प्रोडक्ट। इसके बाद अब आते हैं इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। 1 मिनट होल्ड करना जरा। ओके, तो इसको कॉपी कर लो तो आगे बढ़े। तो तीसरी हाइपोथेसिस जो कि इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस है। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें लिखना है, इसमें ये लिखना है कि दिस हाइपोथेसिस एप्लीकेबल इन applicable for non-allosteric enzyme। जो नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम है उनके लिए एप्लीकेबल है यह हाइपोथेसिस। तीसरी है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस।
Indeed, induced fit hypothesis was given by Coastline. 1958. और इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम की, दीज आर नॉट स्टैटिक, वो स्टैटिक नहीं है, ठीक है, जबकि उनमें एक कॉन्फर्मेशन चेंज आता है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम्स की, वो क्या करती हैं, अपने अपने शेप को क्या कर लेती हैं, अपने कॉन्फर्मेशन को क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से सिर्फ एक हाइपोथेसिस सही है दूसरी गलत है, ये कुछ कुछ जगह पे एप्लीकेबल है। जैसे मैंने लॉक-एंड की हाइपोथेसिस की बात की है, तो लॉक-एंड की हाइपोथेसिस आपकी एप्लीकेबल कहाँ पे है, नॉन एलोस्टेटिक एंजाइम, नॉन एलोस्टेटिक Non-allostatic. एंजाइम्स के लिए। और जो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस है, दिस हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल फॉर एलोस्टेरिक एंजाइम। Allostatic enzyme. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस, according to this hypothesis, active sites are not static, ये static नहीं है, and these आगे लिखिए, एक मिनट स्टेटमेंट सोचने दो। ओके, बट to change their conformation according to substrate structure. According to substrate structure, ठीक है। हाँ सर। अब ये जो एक्टिव साइट्स हैं यहाँ पे, these active sites have two groups. Sites have two, यहाँ पे ग्रुप्स कहो या बोलो कि पार्ट्स हैं, उसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में उसके अंदर दो ग्रुप्स बोल लो या पार्ट्स बोल लो, ठीक है। कौन कौन से हैं, बटरस्टिंग एंड कैटालिटिक ग्रुप। कैटालिटिक ग्रुप, ठीक है। दो ग्रुप उस स्ट्रक्चर पे पाए जाएंगे। जो बटरस्टिंग ग्रुप है, मतलब एक मिनट में ऊपर का पार्ट कुछ इरेज कर लूं तो मैं बना दूं इस चीज को, पिक्चर यहाँ पे।
ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, उल्टा बोल दिया, ये वाला बट्रेसिंग ग्रुप है। एक मिनट, मुझे कुछ कंफ्यूजन है, थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड करना, मेरे दिमाग को स्टेबल होने दे। ये जो ऊपर का पार्ट है, दिस इज बट्रेसिंग ग्रुप, और ये जो पार्ट है ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर अपना चेंज करता है, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये जो है आपका कैटालिटिक ग्रुप है। तो ये जो बट्रेसिंग ग्रुप है, दिस बट्रेसिंग ग्रुप होल्ड द सबस्ट्रेट। इसका काम क्या है? सबस्ट्रेट को होल्ड करना, ठीक है, सबस्ट्रेट को होल्ड करता है। और ये क्या परफॉर्म करता है? कैटालिसिस ऑफ सबस्ट्रेट इन प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। यहीं पे लिख दो कि दिस हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल इन दिस hypothesis is applicable in या applicable for एलोस्टेरिक एंजाइम्स। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट को इंड्यूस करता है कंफर्मेशनल चेंज के लिए, ठीक है। सबस्ट्रेट और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इंड्यूस द कंफर्मेशनल चेंज इन द एक्टिव साइट। तो यहाँ पे जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है एंजाइम का, जो लॉकहार्ट की हाइपोथेसिस में दिया गया कि एक्टिव साइट्स आर स्टैटिक, वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है इन एंजाइम्स के लिए। कौन से एंजाइम्स के लिए? एलोस्टेरिक एंजाइम। क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिव साइट्स हैं वो अपने कंफर्मेशन में क्या करती हैं? चेंज करती हैं, चेंज, ठीक है, उसमें वो चेंज करती है, ठीक है। तो ये आपके मैकेनिज्म ऑफ जो एक्शन था वो मैंने तीनों हाइपोथेसिस एक्सप्लेन कर दी है। माइकलिस मेंटन, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, वो, फिर लॉकहार्ट की हाइपोथेसिस, एंड फिर आपकी इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। चलो मैं आपको एक्टिव साइट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखा ही देता हूँ, क्योंकि बार बार वो कंफ्यूज करे। 2-1 पॉइंट उसमें भी इंपॉर्टेंट है, वो भी लिखा देता हूँ। फिर इसके बाद हम देखेंगे इनहिबिशन, मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिशन, बेसिकली एंजाइम इनहिबिशन देखेंगे। ये कॉपी कर लिया आपने? हाँ सर। एक्टिव साइट,
एक्टिव साइट को अभी मैंने पहले डिफाइन क्या किया हुआ है कि दीज आर द पर्टिकुलर साइट्स, ठीक है। ये आप बोल दो कि पार्ट ऑफ एंजाइम that actually participate in catalysis process, that मतलब conversion of substrate into product. in product. These sites are also known as, और किस नाम से जानी जाती हैं? Substrate binding sites. Substrate binding sites, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स एक्चुअली आपकी क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो जो एक्टिव साइट्स है वो 2 to 3 जो एमिनो एसिड सीक्वेंस है उससे बन जाती, ठीक है। मतलब प्रोटीन्स के अंदर 2-3 अमीनो एसिड का जो अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है उतने स्ट्रक्चर से एक्टिव साइट्स वहां पे बन जाती, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हो कि फॉर्म्ड बाय few amino acid sequence। कितने लिख देता हूं मैं उसके आगे, 2 to 3 अमीनो एसिड। कुछ ही अमीनो एसिड सीक्वेंस से ये बन जाती है। सर हाँ हाँ बोलो। और 2 to 3 अमीनो एसिड से ही एक एंजाइम बन जाएगा? एंजाइम नहीं, क्या पढ़ रहे हो? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट्स, ओ सर, ठीक है। हाँ सर। तो ये जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है ये कैसे कैसे बनता है? इट इज कोडेड बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ये जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है कोडेड बाय जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड डिसाइड करते हैं ना इसको। किसी भी प्रोटीन्स में अमीनो एसिड सीक्वेंस क्या होगा, दैट इज डिटरमिन्ड बाय जेनेटिक कोड, कोडॉन, नॉन कोडॉन रीजन और यहाँ पे लिख दो कोडेड बाय, हटा लो डिटरमिन्ड बाय, लिख लो डिटरमिन्ड। ये जो स्पेसिफिक जो फ्यू अमीनो एसिड सीक्वेंस है, ये जो फ्यू अमीनो एसिड सीक्वेंस है इसको कौन डिटरमिन कर रहा है? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड डिटरमिन कर रहा है इसको। और ये जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है ये क्या होता है? वेरी स्पेसिफिक। ये कुछ एक्टिव साइट्स बचे। ये जो भी ये लास्ट वाला पॉइंट या इससे पहले ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सब पूछे गए हुए हैं। ये ऑप्शंस उठा के मैंने डाल दिए हैं यहाँ, ठीक है। तो कॉपी हो गया? हाँ सर। चलो आगे पढ़ते हैं। सर एक हाँ। एंजाइम में कितना एक्टिव साइट हो सकता है टोटल? मिलियंस, बहुत ढेर सारे। तभी तो अब तुम सोचो कि एक आपका जो कौन सा एंजाइम मैंने बताया था, कार्बनिक एनहाइड्रेज, हाँ सर। उसका जो टर्नओवर है वो कितना है?
360 लाख 360 लाख पर मिनट। हाँ समझ रहे हो? तो उसमें उसमें कितनी एक्टिव साइट्स होंगी? मतलब ढेर सारी एक्टिव साइट्स हैं। और जनरली जो एंजाइम का, अब मैंने एक पॉइंट लिखाया था कि जो जनरली एंजाइम्स हैं, दीज एंजाइम्स हैव लार्ज स्ट्रक्चर, मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली होती हैं एंजाइम ज्यादातर। हाँ ठीक है, तो हाँ वो ज्यादातर हाई मॉलिक्यूलर वेट इसीलिए होती हैं क्योंकि जितना बड़ा स्ट्रक्चर उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा एक्टिव साइट्स। ओके ठीक है, क्योंकि सरफेस ही तो बेसिकली इंटरेक्ट कर रहा है सबस्ट्रेट का, अंदर का जो है अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ी कर रहा है। चलो, एक टर्म है के आई फॉर इनहिबिटर और के फॉर कांस्टेंट के आई। ठीक है, तो हाँ ये जो है क्या कहते हैं, ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, जैसे Km पढ़ा है तुमने, हाँ सर माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, क्या कहता है कि दिस इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन at which a given enzyme shows half of its maximum वेलोसिटी velocity। तो ये Ki क्या है? दिस इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। which is required for dissociation of inhibitor to from enzymes from enzyme। एंजाइम से इनहिबिटर को डिसोसिएट करने के लिए जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है उसी को क्या बोलते हैं? के आई नोन एज के आई। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम हाँ सुन रहा हूँ। सर फ्रॉम एंजाइम को एंजाइम के बाद क्या मुझे थोड़ा सा आपका आवाज में बैकग्राउंड है, तो उस वजह से मैं एग्जैक्टली आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। अब बोलो, अब खत्म हो गया। ओ सर एंजाइम का बाद फ्रॉम एंजाइम उसके बाद ओ फ्रॉम एंजाइम नोन एज। अच्छा, ये समझ नहीं पा रहा मैं, नोन एज बच्चे ऐसे ही लिखता हूँ, के ओ बाई एज, सर ठीक है सर। नोन एज के आई। सर डिसोसिएशन ऑफ इनहिबिटर का मतलब क्या, एक बार बता दे। एंजाइम इनहिबिशन में देखो क्या होता है कि ये आपका सपोज कोई रिएक्शन चल रहा है, तो रिएक्शन चल रहा है आपका, आपने क्या डाला? एंजाइम डाल रखा है, सबस्ट्रेट डाल रखा है। ठीक है, हाँ सर सपोज कर लो मैं इसमें एक इनहिबिटर डाल दूं जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कई टाइप के इनहिबिटर होते हैं, कई टाइप के। कुछ होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्चुअली क्या है? दीज आर द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ द सबस्ट्रेट। मतलब सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर वो क्या होगा? एक जैसा होगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैसे होते हैं? दीज आर द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ द सबस्ट्रेट। तो ये अगर स्ट्रक्चरल एनालॉग है तो ये क्या करेंगे कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसको जाके ऑक्युपाई कर, उसको क्या कर लेंगे? ऑक्युपाई कर लेंगे। तो अब इनको अगर इससे बाहर निकालना है तो आपको सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात हो रही है कि के आई क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन
which is required for dissociation of inhibitor from the enzyme. ठीक है, या आप इस तरह भी लिख सकते हो इसको कि दिस इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच इनहिबिटर डिसोसिएट्स फ्रॉम द एंजाइम। इनहिबिटर क्या कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है एंजाइम से। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा, एंजाइम इनहिबिशन में वही चीज पढ़नी है हमको। एंजाइम इनहिबिशन मतलब एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जो प्रोसेस है इनहिबिशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, दैट इज नोन एज एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, अगर एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिशन। अब ये दो टाइप का एंजाइम इनहिबिशन होता है, एक होता है कॉम्पिटिटिव, इस तरह से लिखते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। फिर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। तो नाम से ही तुमको पता चल ही रहा होगा कि ये वाला प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। और ये वाला प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन एंड इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। यहाँ पे जो एंजाइम इनहिबिशन है दैट कैन बी ओवरकम। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन कैन बी ओवरकम, मतलब एंजाइम इनहिबिशन आप खत्म कर सकते हो, बट इरिवर्सिबल में एंजाइम इनहिबिशन कैन नॉट बी ओवरकम। आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस एंजाइम इनहिबिशन में स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ऑफ एंजाइम डिस्ट्रॉय, जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जो रिवर्सिबल है, इस रिवर्सिबल में हमें दो टाइप के मिलते हैं। इसमें दो टाइप के, एक है कॉम्पिटिटिव और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल क्या हो जाएगा नाम पूरा, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। और ये दूसरा कैटेगरी है नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। अगली बात समझ लें, दो ये हो गए। और जो इरिवर्सिबल वाला है उसमें सिर्फ कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, उसमें कौन सा होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव, नाम पूरा लिखो यहाँ पे, इरिवर्सिबल
इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। तो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल, नॉन कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल। हमको पढ़ने यहाँ पे मेनली है 2, कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल और नॉन कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल। दिस इज, ये जो नॉन कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन है, ठीक है, नीचे लिखना है इसके, दिस इज फाउंड इन एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स। तो हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ये आपके एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स में मिलता है। ओके, हाँ चलो अब ये जो कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन है, इसको हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करें। कॉपी कर लो फटाफट। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। तो जो कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल, हेडिंग डाल दो कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। यहां पे क्या है कि यहां जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर क्या है, जो एंजाइम के एक्शन, नोट डाल के लिख लो पहले, मैं बार बार इनहिबिटर बोल रहा हूं, नोट डाल दो, ठीक है। द केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल which inhibit enzyme activity, the chemical which inhibit enzyme activity is known as inhibitor या enzyme inhibitor। एंजाइम इनहिबिटर, उसको आप एंजाइम इनहिबिटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन में वो वाला एंजाइम इनहिबिटर की बात कर रहे हैं, या ये बोलो कि इस प्रोसेस में जो एंजाइम इनहिबिटर होता है वो स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है किसके, सबस्ट्रेट के। तो आप यहां पे लिख सकते हो कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर इज स्ट्रक्चरल एनालॉग। ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है ऑफ सबस्ट्रेट। ध्यान देना, किसका स्ट्रक्चरल एनालॉग है, सबस्ट्रेट के, सबस्ट्रेट का, ठीक है। तो अगर ये सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चरल एनालॉग है, देन इट विल इजीली बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। And binds with active site of एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट्स के साथ में क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। एंड फिर क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, इनहिबिट द कैटालाइसिस प्रोसेस, एंजाइम एक्शन। सीधे सीधा आप वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। जो एक्टिविटी है एंजाइम की उसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। कई बार पूछता है कि ड्यूरिंग कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन या कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन भी इसको बोल देते हैं,
लिखेगा क्वेश्चन में कि इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पॉइंट्स दे देगा, नीचे ऑप्शन दे देगा, तो वहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। और अगर लिख दे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज नॉट द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ द सबस्ट्रेट, द स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक बात को थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। या यहीं पे एक और पॉइंट लिख दूं, इट कैन बी ओवरकम। ठीक है, ये जो इनहिबिशन है, ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन, तो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन बढ़ने पे ये ओवरकम हो जाएगा। हाँ, इसको जरा से इस तरह से लिखो, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंजाइम एक्शन can be overcome by increasing the substrate concentration, by increasing the substrate concentration को आप इंक्रीज करके क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते, एंजाइम का एक्शन को हम घटा सकते, हाँ ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन सिंपल सा है, जैसे पहले हमने बनाया हुआ है, अभी भी मैंने उस चीज को फिर से बनाया था जब आपने पूछा। ये आपका एंजाइम है, ये सपोज कर लो ये आपका सबस्ट्रेट है, इसी तरह का आपका दूसरा हो जाएगा इनहिबिटर, क्योंकि ये दोनों क्या है, दीज आर द स्ट्रक्चरल। ठीक है, ये आपका इनहिबिटर हो गया। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर है, दीज आर द स्ट्रक्चरल एनालॉग है। ठीक है, अब ये एक ही वाल में पड़े हुए हैं, रिएक्शन हो रही है, तो जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा एक्टिव साइट से बाइंड करेगा। ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, सबस्ट्रेट भी बाइंड करेगा, इनहिबिटर भी बाइंड करेगा। पर अगर सपोज कर लो कि सबस्ट्रेट के 100 मॉलिक्यूल है, इनहिबिटर के 500 मॉलिक्यूल हो गए, तो ज्यादा कौन बाइंड करेगा, ज्यादा इंटरेक्शन एंजाइम के किसके साथ में होगा, इनहिबिटर का होगा। ज्यादा इंटरेक्शन एंजाइम का किसके साथ होगा भाई, मैं कह रहा हूँ कि 500 आपके एंजाइम मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और इसमें आपके जो है क्या कहते हैं 100 मॉलिक्यूल आपके सबस्ट्रेट हैं, 500 आपके इनहिबिटर है। तो ज्यादा इंटरेक्शन किसका होगा, सबस्ट्रेट का ज्यादा इंटरेक्शन होगा कि इनहिबिटर का ज्यादा इंटरेक्शन होगा? जाहिर सी बात है, इनहिबिटर के ज्यादा, और जिनका ज्यादा इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा जल्दी एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ज्यादा ज्यादा मॉलिक्यूल्स में इस तरह से एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, जिसको आप क्या बोल सकते हो, EI कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जो आपका सबस्ट्रेट है वो अभी बाहर ही रहेगा। कुछ मॉलिक्यूल में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, बट हमारा मेन है कि जो मेजर है उसके बारे में बात करेंगे। मेजर ये आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है, ये बाहर ही रहेगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या करोगे, इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आप जैसे ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, इंटरेक्शन आपका एंजाइम से सबस्ट्रेट का बढ़ जाएगा, एंजाइम से सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसी के लिए मैंने KI बोला था कि ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिसपे एंजाइम इनहिबिटर से क्या कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, चाहिए एरो सब रिवर्सिबल वाले बनाओ, सारे रिवर्सिबल।
तो ये आपका ये एंजाइम है और जो है आपका प्रोडक्ट बनेगा सबस्ट्रेट से। तो ठीक है, इस तरह से आप प्रोडक्ट लिख दो। बात समझ में आई क्या कुछ? हाँ सर। हाँ सर। तो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो चीज मैंने लिखाया था उसको मैंने ग्राफिकली समझा दिया। अब मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसको आपने देखा हुआ हो, थोड़ा बहुत पार्ट ही देखा हुआ हो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह में या कहीं और। ठीक है, तो जैसे क्रेब्स साइकिल में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, सक्सेनिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? फ्यूमेरिक एसिड। पढ़ा है कि नहीं क्रेब्स साइकिल में? हाँ सर। ठीक है, तो सक्सेनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी एंजाइम का नाम क्या है? सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है। ठीक है, अब सक्सेनिक एसिड जो सबस्ट्रेट है इसका एक स्ट्रक्चरल एनालॉग कौन सा स्ट्रक्चरल एनालॉग है, बता सकते हो मुझे? सक्सिनेट। मैलोनेट या मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड। ठीक है, सक्सेनिक एसिड का जो स्ट्रक्चरल एनालॉग है वो क्या है? मैलोनेट और मैलोनिक एसिड। एसिड। तो अगर आपने यहाँ पे मैलोनिक एसिड डाल दिया तो ये क्या करेगा? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है उसकी सारी एक्टिव साइट्स को बाइंड कर लेगा जाके, और ये जो एंजाइम आपका जो मतलब जो रिएक्शन हो रही है सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, ये क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी। मतलब क्रेब्स साइकिल कहीं पे हो रही है, वहां पे आपने मैलोनेट डाल दिया तो क्या हो गया? क्रेब्स साइकिल क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी। इन्हें बंद नहीं होगा, एंजाइम एक्शन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इनहिबिटर मॉलिक्यूल। ठीक है, द एक्टिविटी विल बी डिक्रीज। कंप्लीटली आप नहीं बोल सकते हो कि कंप्लीट मतलब 500 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, अगर आपने पूरे 500 डाल दिए तब तो मान सकता हूँ कि ये पूरा इनहिबिट कर दिया। ठीक है, बट ये तो थ्योरेटिकल है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो एक्टिव साइट्स इसमें रिमेनिंग बचेंगी, वो अपनी धीरे धीरे एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होंगी। इसी तरह से एक आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से कई लोग अंधे हो गए या डेथ हो गई, सुना है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। वहां पे क्या है कि जब जो लोग ये क्या कहते हैं अल्कोहल यूज करते हैं, ये कॉपी कर लिया कि नहीं नीचे वाला? हाँ सर। हाँ तो सर। जो लोग अल्कोहल यूज करते हैं, कई बार क्या होता है कि अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता, पुराना अल्कोहल हो गया, खुला हुआ रखा अल्कोहल हो गया ना, तो जो इथाइल अल्कोहल है ये अपने आप लाइट की वजह से कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल अल्कोहल। अभी आपके टीचर पता नहीं, शायद आपने 12th में पढ़ भी रखा होगा, कुछ फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस पे, तो एथाइल अल्कोहल वहां पे मिथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाता। अब इस एथाइल अल्कोहल को तो आप आराम से यूज कर लेते हो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, बट दिस मिथाइल अल्कोहल इज टॉक्सिक। ये क्या है? टॉक्सिक है। टॉक्सिक है मिथाइल अल्कोहल। अब लोग लेके तो आए थे एथाइल अल्कोहल है पीने के लिए, पर वो पुराना था, खुला हुआ था, वो किसमें चेंज हो गया? मिथाइल अल्कोहल में। मिथाइल तो अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इज एक्चुअली टॉक्सिक। तो ये कैसे है? एक एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एथाइल अल्कोहल के ऊपर उसका एक्शन होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। इसको एल्थाइल अल्कोहल को फर्दर जो है हेल्प करती है कंज्यूम करने में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है,
आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर। अल्कोहल डिहाइड्रेज आपको ये कन्वर्ट करेगा मुझे आगे का बहुत श्योर नहीं है, बट ये याद मान के चलना कि ये एंजाइम ये, ठीक है। एथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल एनालॉग है मेथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो वो इसके साथ बाइंड कर लेता है, और मेथाइल अल्कोहल जैसे इसके साथ बाइंड करेगा सारा टॉक्सिक एक्टिविटी परफॉर्म कर देगा, ठीक है। आपको बस ये याद रखना कि जहर मतलब ये आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने आपको बताया समटाइम्स पूछ लेता है, ये लोग जनरली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि जो है जहरीली शराब पीने से लोग की मृत्यु डेथ हो गई, या क्या हो गया, क्या कहते हैं लायर जो है क्या कहते हैं उनकी ब्लाइंड हो विजिबिलिटी जो गया। है, हाँ ब्लाइंड हो गए वो, ठीक है। तो वो इसी वजह से है क्योंकि मेथाइल अल्कोहल में कन्वर्जन होता है। मेथाइल अल्कोहल आल्सो बाइंड्स विद द एक्टिव साइट्स ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज बेसिकली जो है क्या कहते हैं, चूंकि मिथाइल अल्कोहल जब उसके साथ बाइंड करेगा तो ये मिथाइल अल्कोहल को चेंज कर देगा फार्मिक एसिड पे, मतलब अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जब इसके साथ बाइंड करेगा तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, फार्मिक एसिड में। एंड फार्मिक सॉरी नॉट फार्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड जो है क्या कहते हैं, ये टॉक्सिक इसी वजह से है मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि वो फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है जाके, ठीक है। तो न्यूरोटॉक्सिक है ये क्या है, न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम की गई है उसी के अकॉर्डिंग एक्शन होगा, कम होगा तो ब्लाइंड करेगा, ज्यादा होगा तो राम नाम सत्य करा देगा, ठीक है। तो इसी वजह से कभी भी अल्कोहल का जो खुला हुआ बॉटल है या पुरानी अल्कोहल कभी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। और आप इसीलिए देखते होंगे कि जनरली जो अल्कोहल है वो ब्राउन बॉटल पे रखते हैं ताकि लाइट का पेनिट्रेशन, लाइट का जो एक्शन है उसके साथ कम हो जाए। जनरली आपको ब्राउन बॉटल में दिखेगा, उसको अंबर बॉटल बोलते हैं। इसी तरह से एक बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ये जो पाबा है दिस इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में पाया जाता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। शॉर्ट में पाबा। तो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड इज एसेंशियल फॉर बैक्टीरिया। क्या करता है, ये फोलिक एसिड बनाता है एंजाइम की हेल्प से। एंजाइम की हेल्प से क्या बनाता है, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड्स आर एसेंशियल फॉर द ह्यूमन, essential for growth and development of bacteria। डेवलपमेंट में DYM से लिखता हूं, डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की डेवलपमेंट के लिए इनकी जरूरत होती है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की। तो जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है इसका एक स्ट्रक्चरल एनालॉग है। स्ट्रक्चरल एनालॉग कौन सा है, सल्फा ड्रग्स। कई सारी ड्रग्स, ठीक है, सल्फा ड्रग्स। जो सल्फर ड्रग्स हैं, these सल्फर ड्रग्स आर स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। तो कभी किसी बैक्टीरिया से बहुत परेशान हो तो सल्फर ड्रग यूज करो। तो अगर सल्फर ड्रग आप यूज करोगे तो वो क्या करेंगे, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की जगह पे एंजाइम से बाइंड कर जाएंगी, और अगर एंजाइम से बाइंड करने गई तो फोलिक एसिड की सिंथेसिस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, और
बैक्टीरिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनहिबिट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान में रखना। पहला एग्जाम्पल तो मुझे लग रहा है कम से कम मोर देन 200 टाइम्स पूछा जा चुका है। ये तीसरा एग्जाम्पल भी पूछा गया है। तो तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बच्चे, जो 12th में आज पढ़ रहे हो MBBS इसकी प्रिपरेशन के लिए, तुम इंडिया में किसी भी एग्जाम पे बैठो यही सब पूछा जाता है। वो चाहे UPSC का एग्जाम हो, चाहे आपके किसी चीज का एग्जाम हो, सब यही पूछता है। हाँ, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन और बढ़ जाती है। मतलब अगर आपने ढंग से मेडिकल की प्रिपरेशन की है ना, और अगर आप UPSC का पेपर उठाते हो बॉटनी वगैरह का, तो आप देखोगे कि आप काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, काफी सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट। अभी तो सर हाल ही में ये पेपर में एक आया था, एक मेडिकल स्टूडेंट UPSC क्रैक किया है। नहीं, वो तो बहुत सारे क्रैक कर देते हैं बच्चे, बहुत सारे। पर वो मेडिकल स्टूडेंट वो वाले होते हैं जो MBBS कर चुके हैं। बहुत सारे लोग अपना प्रोफेशन चेंज कर देते हैं ना। कई सारे MBBS डॉक्टर आज के डेट पे देखते होंगे कि वो टीचिंग करने लग गए हैं, नीट एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहे हैं, काफी ज्यादा नंबर आ रहा है उनका। अगर नहीं मन लग रहा है कि वो मेडिकल प्रोफेशन पे जाए, कई सारे हैं UPSC क्रैक करके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे चले जाते हैं, क्योंकि एट द एंड पैशन है ना, करना क्या चाहते हैं बेसिकली। हाँ। अब आप ग्राफ देखो, ये ग्राफ आपको जाना पहचाना लगेगा, ठीक है। ओके, ये विदाउट एंजाइम, सॉरी विदाउट एंजाइम कह रहा हूं, विदाउट इनहिबिटर। इधर की तरफ आप लिख दो सबस्ट्रेट, इधर की तरफ आप लिख दो वेलोसिटी, रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली, ठीक है। हाँ। तो जो इसका टॉप पार्ट है ये वाला, अगर मैं इसको मिला दूं, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? Vmax को। Vmax को। इसका अगर हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली देखें, यही होगा हाफ पार्ट करीब करीब, और नीचे थोड़ा सा ले लो, ये होगा क्या? Vmax/2। Vmax/2 या हाफ Vmax, ठीक है। इसको जब आप इधर मिलाओगे, ये क्या बता देगा आपको? Km। ये आपको Km बता देगा। ये वो सब Km है या Vmax है जिसमें कोई अभी तक इनहिबिटर ऐड नहीं हुआ है। और ये ग्राफ आप किसका देख रहे हो? कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन का। कौन सा देख रहे हो? कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन का ग्राफ देख रहे हो। जैसे एग्जांपल में आपका सक्सेनिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड है, ठीक है। मेलोनिक एसिड बेसिकली उसके साथ इनहिबिट कर रहा है सक्सेनेट डिहाइड्रेज के साथ में। ओके, ये जो ग्राफ मैंने बनाया, देखो ये वाला तो आपका विदाउट इनहिबिटर है, और ये जो बना ये विद इनहिबिटर है। कह दो इसका तो आपने इन दोनों में सेम कर दिया है जाके। इसका जो अपर पार्ट है या इसका जो Vmax है वो तो दोनों में सेम है। लग रहा है कि नहीं लग रहा कि सेम है? हाँ सर। तो सेम तब है जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को लगातार क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हैं।
हाँ बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बढ़ बात है रहे अगर हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप लगातार बढ़ाते चले जाओगे तो वी मैक्स को वो अचीव, वो एंजाइम अपना वी मैक्स को अचीव कर लेगा। कर ही लेगी। ठीक है, अब इसका जो हाफ वी मैक्स है ये देखो, उसको जब आप नीचे की तरफ मिलाओगे तो जो Km है, अब इसको Km मैं आई कर देता हूं या K-M लिख देता हूं, ये कौन सा है, विद इनहिबिटर, इनहिबिटर है। और उसे ही तो सर के आई बोलता है। नहीं, Ki समथिंग डिफरेंट, Ki समथिंग डिफरेंट। अभी आप इसके डैश एम पे फोकस करो या KIM कर लो उसको, ठीक है, वो हाँ डिफरेंट है, K-M इसको मानो। तो ये जो K-M है, अभी अभी मैं बताना क्या चाहता हूं, आप देखो कि इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन Vmax कांस्टेंट है, ये पूछता है आपसे, मतलब कि नो चेंज इन इनहिबिटर के होने ना होने का कोई चेंज, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा है कि इनहिबिटर के होने ना होने से उसमें कोई फर्क Vmax अचीव कर ही लेगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि इन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन कौन कौन से फैक्टर्स चेंज होते हैं, और फैक्टर्स जब चेंज करने की बात करता है तो दो ही फैक्टर के बारे में पूछता है, एक Vmax पूछता है और दूसरा पूछता है Km। तो Km क्या हुआ है, बढ़ गया, इंक्रीज करा। Km इंक्रीज, और Km इंक्रीज होने का मतलब है कि जो सबस्ट्रेट की एफिनिटी है फॉर द एंजाइम या एंजाइम की एफिनिटी है फॉर द सबस्ट्रेट, वो क्या हुई है, एंजाइम एफिनिटी डिक्रीज हुई है। समझ में आ रहा है Km का मतलब क्या है कि हाँ सर, एंजाइम एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट डिक्रीज, किसकी वजह से डिक्रीज हुई, ड्यू टू द इनहिबिटर की वजह से। इनहिबिटर। तो ये आपका ग्राफ आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ये है आपका क्या, ये जो ग्राफ मैंने बताया ये कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन का। रिवर्सिबल इनहिबिशन के लिए, दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन, ध्यान में रखना। कॉम्पिटिटिव, कई बार इसको रिवर्सिबल नहीं लिखता है, सीधे लिख देता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए पूरा। अब आते हैं दूसरा, कौन सा दूसरा जो हमें पढ़ना है, नॉन कॉम्पिटिटिव इररिवर्सिबल इनहिबिशन, सेकंड कैटेगरी वाला, जो इररिवर्सिबल कैटेगरी था उसमें बनता ही नॉन कॉम्पिटिटिव, उसकी बात कर रहे हैं। तो कॉपी करो बच्चे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दूं बच्चे? हाँ सर। हाँ सर। दूसरा कैटेगरी है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इररिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। हाँ सर। इसमें क्या है, इसमें देखो फर्क क्या है कि यहाँ पे जो एंजाइम इनहिबिटर है, एंजाइम इनहिबिटर कहां पे बाइंड करता है, बाइंड एनी अदर साइट या एनी साइट अदर देन, एनी साइट अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। पहला वाला कहां पे बाइंड कर रहा था, वो एक्टिव साइट पे साइट। बाइंड, ठीक है। हाँ। ये क्या करता है कि ये
एक्टिव साइट से बाहर किसी भी साइट पे बाइंड करता है। एंड करता क्या है वहां पे बाइंड करने के बाद, एंड चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ एंजाइम, चेंज द कन्फर्मेशन, और चेंज ना करो, लिखो इसको, चेंज से बेटर है लिख दो सीधे डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय द कन्फर्मेशन और स्ट्रक्चर। क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है ऑफ एंजाइम। और अगर एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ तो क्या होगा, लॉस ऑफ या परमानेंट लॉस, परमानेंट लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। उस पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल या उस पर्टिकुलर एक्टिव साइट का क्या होगा, एक्टिविटी लॉस कर जाएगा, एक्टिविटी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा कॉपी करो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एग्जाम्पल जैसे आपके टॉक्सिक मेटल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cn, कार्बन बेसिकली साइनाइड, and such inhibition is known as irreversible हो गया। हाँ सर। हाँ सर। अब ग्राफ पे बात करते हैं, या पहले एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं फिर ग्राफ की बात करते हैं, आपकी इमेजिनेशन थोड़ा और क्लियर हो जाए। सर वो जहाँ बाइंड करता है वो जो टॉक्सिक थिंग, उसको एलोस्टेरिक साइट पे ही, या एलोस्टेरिक साइट नहीं? एलोस्टेरिक साइट नहीं है ना, एलोस्टेरिक नहीं, कोई भी जगह, तभी नहीं मैं बोल रहा हूँ एनी अदर साइट। ओके सर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एंजाइम है, और ये इनहिबिटर है, ये क्या है, इनहिबिटर। इनहिबिटर। स्ट्रक्चरल अनलॉक तो नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना? नहीं सर। एक्चुअली आई थिंक चमक रहा है वहां पे, ये आपका क्या है, इनहिबिटर। तो स्ट्रक्चरल अनलॉक तो आपको सबस्ट्रेट का नजर नहीं आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये बाइंड कर जाएगा जाके। इसको तो आप ऐसे कर सकते हो, तो जब ये बाइंड करेगा बच्चे, तो बाइंड करने से क्या होगा, ये स्ट्रक्चरल चेंज इंड्यूस कर देगा। सपोज कर लो इस साइट पे बाइंड कर गए अलग से, तो इसने क्या कर दिया, जो एक्टिव साइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा कर दिया, देख रहे हो? हाँ सर। एक्टिव साइट में स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज इन एंजाइम, एंजाइम में स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। अब जाके यहाँ सबस्ट्रेट बाइंड कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है, एक्टिव साइट नहीं रही, कॉम्पेटिबल एक्टिव साइट नहीं रही, तो एंजाइम एक्टिविटी का क्या हो जाएगी, एंजाइम एक्टिविटी डिस्ट्रॉय। बात समझ में आई कि किस तरह से किसी भी साइट पे मैंने यहाँ पे लगा है, यहाँ पे बाइंड कर सकता है, यहाँ पे ऐसी कोई भी जगह जहां पे वो बाइंड करने पे उसकी एक्टिव साइट या उसके स्ट्रक्चर पे चेंज कर दे, वो क्या होगा, वो एंजाइम की एक्टिविटी को लॉस करा देगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास है, लाइक कोई टॉक्सिक मेटल है, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, ठीक है, इस तरह के हैवी मेटल्स। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अब ग्राफ पे कंसंट्रेट करते हैं। ग्राफ पे कंसंट्रेट करें।
ये इधर क्या है, क्या लिख दूं इधर मैं? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इधर मैं क्या लिख दूं? वेलोसिटी। पहले विदाउट इनहिबिटर आप देखो, वो तो सेम ही रहेगा। ये क्या है? विदाउट इनहिबिटर। इनहिबिटर, ये विदाउट इनहिबिटर है। अब जब हम देखेंगे, अब बात समझने की कोशिश करो कि ये क्या है। ये परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये वाला जो इनहिबिशन है ये परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये आपका वी मैक्स है, ये नॉर्मल कंडीशन में वी मैक्स है, और ये हाफ वी मैक्स बाई आप भी मैं हाफ नॉर्मल कंडीशन में। तो अब एक चीज तो आपको समझ में आई गई होगी कि अगर परमानेंट लॉस ऑफ एक्टिविटी हो रहा है, दैट मीन्स कि इस कंडीशन में तो वी मैक्स कंप्लीट अचीव नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन में परमानेंट आपको वी मैक्स अचीव नहीं होगा। तो ये हो गया, ये है आपका, थोड़ा सा छोटा कर लो, हाँ, इसको लिखो विदाउट इनहिबिटर, एंड ये क्या है? विद इनहिबिटर। विद इनहिबिटर। दैट मीन्स कि इसका जो वी मैक्स है आपको ये आपका वी मैक्स है डैश, इस तरह से लिख दो। ठीक है, तो इसका जो हाफ वी मैक्स है वो भी आपका कम हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा मेरा ग्राफ गड़बड़ हो गया बच्चे, इसकी वजह से एक चीज गड़बड़ाएगा, रुको मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहीं पे आपको Km भी मिलेगा, और इसी पे, इसी लाइन पे क्या आ रहा है? K डैश, दोनों सेम होंगे, दोनों सेम। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि V मैक्स तो आपका चेंज होगा, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहा, पर Km क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। Km में कोई चेंज, यहाँ पे कांस्टेंट लिखो चाहे नो चेंज लिखो, Km में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, Km, क्योंकि जो V मैक्स है इसका, ठीक है, इसको यहां पे लिख दो V मैक्स बाई 2 ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, तो यहां पे V मैक्स पे चेंज तो होगा नॉन कॉम्पिटिटिव के साथ में, बट Km में नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उसकी उसकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहेगी। क्यों मेंटेन रहेगी? सपोज कर लो मैं बोल रहा हूँ 500 मॉलिक्यूल, किसके? एंजाइम्स के। अब क्या हुआ कि इसके सपोज कर लो 200 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या हुआ? चेंज हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो 300 मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल तो सही है ना, वो तो परफेक्ट कंडीशन में है, वो तो परफेक्ट कंडीशन में। तो बेसिकली उसमें जो है क्या कहते हैं, उसका जो एफिनिटी है फॉर द सबस्ट्रेट, उसकी जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए, उसमें कोई चेंज रहेगा, वो तो सेम रहेगा। दैट मीन्स कि Km पे कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा। चेंज कहाँ पे आएगा? क्योंकि नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल घटे हैं, तो उसका जो V मैक्स टोटल है भी मैक्स पे आए,
हाँ वो चेंज हो जाएगा, वो बेसिकली चेंज हो जाएगा। तो ये आपका ध्यान रखना, ये ध्यान रखना आप कि जो है क्या कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव के केस में वी मैक्स एंड के एम किस तरह से चेंज होता है। तो ये कॉपी कर लो, आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि सर एंजाइम का और कितना बाकी है? बच्चे एंजाइम में आई थिंक हाफ लेक्चर या हाँ हाफ लेक्चर 45 मिनट। आफ्टर दैट हम पहुंच जाएंगे सेकंड यूनिट। ये फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड यूनिट पे चलेंगे जहां पे हमको पढ़ना है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पहला है, उसके बाद उसकी डाइवर्सिटी। ठीक है, तो वो तो काफी खींचेगा क्योंकि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड काफी बड़ा यूनिट है। इसके बाद थर्ड यूनिट जो होगा हमारा वो आई थिंक प्लांट टिश्यूज वगैरह है, आई एम नॉट श्योर, दिमाग में नहीं है मेरे। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आज यहीं पे क्लोज करते हैं सेशन को। अच्छा। ओके।